हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक हीटिंग के बारे में। और जितने भी तमाम छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको जेई लेवल के एग्जाम में, वो इस लेक्चर से सारे के सारे आपके बन जाएंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक हीटिंग नॉर्मल हीटिंग नहीं है, इलेक्ट्रिक हीटिंग है। तो आपके घरों में आपने और मैंने जो हीटिंग देखी है वो दो तरीके की देखी है। एक तो है हमारी एलपीजी सिलेंडर वाली, है ना, कि एलपीजी है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना, प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना, एलपीजी सिलेंडर जो कि बहुत महंगा हो गया है ना। तो एलपीजी सिलेंडर से हम क्या करते हैं, गैस के फॉर्म में हम आग लगाते हैं और वहां से हीट प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारे घर में खाना बनता है ना। ये नॉर्मल तरीका है। अब जहां पर एलपीजी नहीं पहुंची, इमरजेंसी में आपके घर पे गैस सिलेंडर खत्म हो गया, तो आप क्या करते हैं, आपने एक बैकअप के लिए एक चीज और यूज कर रखी है, इंडक्शन। क्या बोलते हैं उसको, इंडक्शन। इंडक्शन इस तरीके का इंडक्शन होता है, आपने सबके घरों में ऑलमोस्ट होगा, है ना। इसके ऊपर कुछ हम लोग रखते हैं और वो वहां पर हीटिंग प्रोवाइड करता है। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग, कि अगर कहीं पर हमारे पास गैस के फॉर्म में एलपीजी खत्म हो जाए तो किसी तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो हीटिंग मिलती है हमें, उसको हम क्या बोलते हैं, उन सारी हीटिंग्स को जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग। क्लियर है? जैसे आपके घरों में और सोच के देखिए क्या क्या है। देखिए, सब्जेक्ट को जितना हम हमारे आसपास को चीजों को देखते हुए सीखेंगे ना, उतना मजा आएगा। जैसे इस्त्री करते हैं हम लोग, तो पुराने टाइम पे क्या होता था, कोयला जलाते थे, फिर गर्म करते थे, प्रेस करते थे, है ना, कोल वाली। फिर इलेक्ट्रिसिटी आई, तो आज की तारीख में सभी के घरों में इलेक्ट्रिक इस्त्री है, जिसको हम आयरन प्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो वो एक एग्जाम्पल है। आप देखेंगे आपके घर में और क्या करते हैं, आप पानी गर्म, इलेक्ट्रिक हीटर, है ना, इलेक्ट्रिक हीटर। पहले क्या होता था, पुराने जमाने में गैस पे रखते थे, और गैस से भी पहले क्या होता था, चूल्हा होता था, लकड़ी जलाते थे, लकड़ी जला के हीट प्रोड्यूस करते थे, बड़ा सा तपेला रखते थे, उसके अंदर पानी गर्म करते थे और नहाते थे उसको ले लेके, है ना। मुझे आज भी याद है, मैं बहुत बचपन में जब गाँव में रहता था, तो वहां पर सुबह से लगा के शाम, मतलब सुबह से लगा के शाम तो नहीं, सुबह जल्दी उठ के एक बड़ा सा कम से कम 30-40 लीटर का तपेला होता था, उसको चूल्हे पे रख दिया जाता था, बाहर उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी लीजिए, उसको रिफिल करते रहिए, है ना। तो ये भी एक हीटिंग मेथड था, एक तरीके का बहुत ट्रेडिशन। अब उसको रिप्लेस करके धीरे धीरे क्या हो गया, अब उसको रिप्लेस करके हमारा इलेक्ट्रिक हीटर बन गया, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, गीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गीजर। या फिर आपने रोड देखी होगी, पानी के अंदर रोड को डिप करते हैं। कई सारे घरों में इमरजेंसी के लिए जहां पे गीजर यूज नहीं करते, तो वो रोड बड़ी सस्ती आती है, 250-300 रुपए की आती है, उसको यूज कर लेते हैं, है ना। बट उसको यूज करने के लिए थोड़ा सा रिस्की है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको उसको, है ना। तो ये तमाम चीजें जो हो हम लोग इलेक्ट्रिक हीटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, लाइक माइक्रोवेव, है ना, खाना गर्म करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, वो भी एक काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग है ना। तो सारे के सारे एग्जांपल्स इलेक्ट्रिक हीटिंग में ही आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक हीटिंग। अब सर क्या ये घर वाली सारी इलेक्ट्रिक हीटिंग? नहीं, इलेक्ट्रिक हीटिंग सिर्फ घर तक ही, ये तो बहुत एंड प्रोडक्ट है, एंड एप्लीकेशन से घर में जो यूज होते हैं। मेजर एप्लीकेशन तो इंडस्ट्री में होता है। किसी इंडस्ट्री में अगर हमें मेटेलिक मतलब मटेरियल को, लोहे को पिघलाना हो, तो हमें हीटिंग की जरूरत पड़ेगी। किसी भी चीज को मेल्ट करना हो, किसी भी मेटल को मेल्ट करने के लिए हमें बड़े बड़े फर्नेस बनाने पड़ेंगे, हीटिंग फर्नेस बनाने पड़ेंगे। जैसे थर्मल पावर स्टेशन में बॉयलर में पानी गर्म कर रहा है तो उसको हीटिंग, बट वो वहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक हीटिंग इतने टेम्परेचर पर नहीं जा सकते, इसलिए कोयले की हेल्प से हम लोग वो हीटिंग करते हैं, है ना। नहीं तो आप बोलेंगे सर गैस सिलेंडर एलपीजी लगा दे क्या, एलपीजी लगा के बॉयलर को हीट कर दे, बट बॉयलर बहुत बड़ा है, इसलिए हमें कोयले की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए एनीवेज अब स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिक हीटिंग। देखिए, इलेक्ट्रिक हीटिंग में नॉर्मली जो हीटिंग के मेथड्स है, वो उसके जो टाइप्स है ना, हीट ट्रांसफर के जो टाइप्स है वो 3 तरीके के होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। इनका मतलब आप एग्जांपल से समझिए। कंडक्शन का मतलब ये समझ लीजिए कि दिवाली पे जो फुलझड़ी जलाते हैं ना, फुलझड़ी जलाते हैं तो उसको बहुत कोने से पकड़ते हैं, बहुत पास में से बीच में से पकड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको थोड़ा थोड़ा गर्मी महसूस होगा, है ना। घर में आपकी मम्मियां अगर रोटी सेकती होगी तो चिमटा यूज करती है, चिमटे को बहुत आगे से नहीं पकड़ते, पीछे से पकड़ते। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हुआ, चिमटा ले लो, फुलझड़ी ले लो, इसका मतलब एक मेटल है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट हीट करते हैं, तो उसकी हीटिंग धीरे 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 ट्रांसफर होती है, तो धीरे धीरे ट्रांसफर होने में टाइम लग जाता है, तो हम यहां पे इसको पकड़ लेते हैं। तो ये तो मैंने आपको तरीका बताया कि भाई किस तरीके से ये जो हीटिंग का प्रोसेस है ना, इसको बोलते हैं कंडक्शन प्रोसेस। जस्ट लाइक मान लीजिए कढ़ाई में खाना बन रहा है, एक कढ़ाई में खाना बन रही है, आग जल रही है आपकी गैस पे से, है ना, इसमें खाना, तो क्या हो रहा है, मेटल पहले गर्म हो रहा है, मेटल गर्म हो रहा है, वो गर्म होते होते वो किसको गर्म कर रहा है, खाने को भी गर्म कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जो मेटेलिक बॉडी है, मेटेलिक बॉडी चाहे फुलझड़ी हो, चाहे ये आपका बोल सकते हैं कंटेनर हो जिसके अंदर खाना पक रहा है, उन सब में क्या हो रहा है, मेटल खुद अपने आप को हीटअप कर रहा है और वहां से हीट ट्रांसफर कर रहा है। ऐसी हीट को क्या बोलते हैं, कंडक्शन हीटिंग, जहां पे डायरेक्ट कांटेक्ट आ रहा हो।
दूसरा है तरीका कन्वेक्शन हीटिंग। कन्वेक्शन हीटिंग कौन सा हो गया? दूध गर्म करने वाला, पानी गर्म करने वाला, है ना। दूध गर्म, आपने दूध गर्म करने के लिए रखा, तो इसका मतलब क्या होगा कि सबसे पहले नीचे वाले मॉलिक्यूल्स गर्म होंगे और वो फिर ऊपर चले जाएंगे, फिर वो नीचे वाले को, फिर जैसे जैसे गर्म होते जाएंगे जो मॉलिक्यूल्स, हॉट मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते जाएंगे, तभी तो आपका उबाल आता है। चाय हो गया, दूध हो गया, इनमें क्या होता है? उबाल आता है ना। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारी कन्वेक्शन मेथड है। रेडिएशन मेथड कौन सी होगी? रेडिएशन मेथड तो अभी आपके सामने दिखा देता हूं। ये जो है ना स्मार्ट बोर्ड, ये जो है ना टफन ग्लास से बना हुआ रहता है, तो इसके बहुत पास में मैं लिखूंगा ना, बहुत देर तक अगर ये चलेगा तो यहां से हीटिंग, मुझे हीट मिलेगी। इसलिए इस रूम में एसी लगाना पड़ता है, ताकि ये बहुत हीट होता है। इस पर पढ़ाना आसान नहीं है, आंखें दुख जाती है। 2-3 घंटे पढ़ाने के बाद आंखों को बहुत आराम देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से रेडिएशन निकल रहे हैं, हीट रेडिएशन निकल रहे हैं, जो कि गर्मियों के दिनों में तो एकदम इतनी, अगर मैं 3-4 घंटे पढ़ा लेता हूं तो यहां तक हीट महसूस होती है। ठीक है, तो यहां पर ये जो रेडिएशन है ये हमारे क्या कहलाते हैं? इसको, इस तरह की जो हीटिंग होती है उसको रेडिएशन बोलते हैं, है ना। रेडिएशन नॉर्मली बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, जैसे हम गर्मियों के दिनों में अरे रेडिएशन फैल जाए, मतलब जो सन है उसकी गर्मी से आपको दिखती वेव निकलती हुई, रेडिएशन निकलते हुए, है ना। तो वो सारे के सारे जो हीट ट्रांसफर होता है वो कहलाता है रेडिएशन। रेडिएशन में भी हमारा फिजिकल टच नहीं होता है कुछ भी। ठीक है, तो ये 3 मोड है हीट ट्रांसफर के। कई बार आपसे पूछ लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ये कन्वेक्शन का है, कंडक्शन का है, रेडिएशन का एग्जाम्पल है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग कैटेगरी, कितनी कैटेगरी में हमारी इलेक्ट्रिक हीटिंग होती है। तो एक तो हमारी पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग और दूसरी है हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। 2 मेजर कैटेगरी। पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग में हमारी रेजिस्टेंस हीटिंग आती है और आर्क हीटिंग आती है। वैसे इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्ड हीटिंग भी आती है, बट इसको अभी ये हमारे सिलेबस में इतना नहीं है। मेनली हमारा रेजिस्टेंस हीटिंग और आर्क हीटिंग ही हमारे सिलेबस में है। रेजिस्टेंस हीटिंग में फिर 2 कैटेगरी होती है, डायरेक्ट हीटिंग और इनडायरेक्ट हीटिंग। ये खैर यहाँ पे रेजिस्टेंस हीटिंग हटा लो ना, ये एक सेपरेट हीटिंग है जिसको बोलते हैं इंफ्रारेड हीटिंग। इंफ्रारेड हीटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरे ख्याल से उसमें डाल दीजिएगा, हाई पावर फ्रिक्वेंसी में डाल देना इसको, इंफ्रारेड हीटिंग, ठीक है। चलिए, बट ठीक है, उसमें भी रेजिस्टेंस से ही वो चीजें हो रही है, इस वजह से यहाँ पे आपको यहाँ रेजिस्टेंस के उसमें लिख दिया है, अदरवाइज इसको एक सेपरेट कैटेगरी में आप रखिएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस हीटिंग में 2 कैटेगरी ध्यान रखना, कौन सी? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आर्क हीटिंग में भी 2, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। उसके बाद आते हैं हम हाई फ्रीक्वेंसी में, इसमें आती है 2 टाइप की, इंडक्शन हीटिंग और डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। इंडक्शन में फिर डायरेक्ट हीटिंग, इनडायरेक्ट हीटिंग, और एक होता है, एक और कैटेगरी लिख लेना यहाँ पे, कोरलेस हीटिंग। कोरलेस हीटिंग इंडक्शन का ही टाइप है, तीसरा टाइप कोरलेस हीटिंग, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम सबसे पहले रेजिस्टेंस हीटिंग पढ़ेंगे, इसमें से हम डायरेक्ट पहले पढ़ेंगे, फिर इनडायरेक्ट पढ़ लेंगे, फिर आर्क का डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख लेंगे, उसके बाद इंडक्शन का डायरेक्ट इनडायरेक्ट और कोरलेस देख लेंगे, और उसके बाद लास्ट में डाइलेक्ट्रिक हीटिंग पढ़ लेंगे। तो इतनी हीटिंग हमारे जेईई लेवल के सिलेबस में है, और इसके अलावा माइक्रोवेव और उसके बाद इंफ्रारेड, इनको भी एडिशनली हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो रेजिस्टेंस, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का मतलब क्या है कि भैया कोई भी मेटल जहां पे हमें हीट प्रोवाइड, गर्म करना है, कोई भी चीज को गर्म करना है, जिस चीज को हम गर्म कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं टेक्निकल भाषा में? चार्ज, है ना। जिस चीज को हम गर्म कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं टेक्निकल भाषा में? चार्ज बोलते हैं। तो यहां पर ये चार्ज रखा हो, चार्ज मतलब कि जिसको हमें गर्म करना है, ठीक है। इसको गर्म करने के लिए हमने रखा, 2 इलेक्ट्रोड फंसा है। 2 इलेक्ट्रोड काहे के बने हैं? मेनली ग्रेफाइट के बने हुए रहते हैं, और इस पे हम डीसी और एसी सप्लाई दोनों दे सकते हैं। इससे हमें करंट प्रोड्यूस होगा, और करंट प्रोड्यूस होकर I2R हीटिंग होगी। I2R हीटिंग से ये मटेरियल गर्म होगा। अगर ये चार्ज या मटेरियल, जो भी ऑब्जेक्ट हम जिसको गर्म कर रहे हैं उसको चार्ज बोलते हैं ना, तो अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। चार्ज मतलब जिसको हम गर्म कर रहे हैं, जिसको हम गर्म, जैसे खाना है तो खाना हमारे लिए चार्ज होगा, जिसको हम गर्म करना चाहते हैं। कोई मेटल है तो उसको हम गर्म करना चाह रहे हैं तो वो हमारे लिए चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज मतलब जिसको हम गर्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो चार्ज है उसको हमने गर्म कर लिया। अब कुछ ऐसे चार्जेस होंगे जिनकी रजिस्टिविटी अगर कम होगी, तो उसको गर्म करने के लिए हम यहां पर क्या करते हैं? एडिशनल हाई रेजिस्टिव पाउडर डाल देते हैं। हाई रेजिस्टिव पाउडर डाल देते हैं यहां पे, ताकि जिन चार्जेस की, जिन मटेरियल को जिनको गर्म करना उसकी अगर रेजिस्टिविटी कम है तो ये हमें हेल्प कर देगा, ठीक है। ये हाई रेजिस्टिव पाउडर हमें हेल्प कर देगा। तो कई बात इट हेल्पफुल फॉर लो रेजिस्टिव चार्जेस, जो लो रेजिस्टिव चार्जेस होते हैं उनको हीट करने के लिए हेल्प होती है, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है? करंट पास होगा, I2R लॉस होगा, हीटिंग होगा, बड़ा सिंपल है। और जितने भी कंडक्टर है, भाई करंट कहां पास हो रहा है? कंडक्टर में। तो जितने भी कंडक्टिव मटेरियल है उनको हम हीट आराम से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। जिसमें भी करंट मतलब जिसमें भी हीट I2R हो सकता है उनमें सब में हम लोग कर सकते हैं। लाइक पानी हो गया, मेटल हो गया, है ना, जो भी कंडक्टर हो, जो भी कंडक्टर। इंसुलेटर को मत रख देना, इंसुलेटर गर्म नहीं हो सकता, उसमें करंट ही नहीं जाएगा, है ना। नॉर्मल करंट नहीं जाएगा ना, कंडक्शन वाला करंट तो जाएगा नहीं,
उसमें तो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है ना, वो कि बहुत कम होता है, तो कंडक्शन करंट उसमें नहीं जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंडक्टिव मटेरियल के लिए रखते हैं। इस एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो, ये मेटल को डायरेक्ट हीट करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सॉल्ट बाथ फर्नेस। क्या बोलते हैं, साल्ट बाथ पर फर्नेस। तो कई बार एग्जांपल आ जाता है कि भाई रेजिस्टेंस हीटिंग का एग्जांपल बताइए, तो साल्ट बाथ फर्नेस यहाँ पे मेटल को पिघलाने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोड बॉयलर। ये इलेक्ट्रोड बॉयलर का शेप है ना, ये इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज होता है। ये भी डायरेक्ट हीटिंग का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इनडायरेक्ट हीटिंग। इनडायरेक्ट हीटिंग में होगा, हम डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करेंगे, चार्ज को अलग से लगा देंगे। देखो चार्ज भी अलग से लगा दिया, रजिस्टिव पाउडर भी सब अलग से लगा दिए, और हमने बीच में से कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रोड या एलिमेंट, हाई रेजिस्टिव एलिमेंट लिया और उसमें करंट पास करवाया, और I²R हीटिंग होगी। तो इस I²R हीटिंग से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, इससे जो हीट निकलेगी उससे ये चार्ज गर्म होगा, उससे ये चार्ज गर्म होगा। जैसे कि ये जो आपका जैसे इलेक्ट्रिक रोड है ना, देखिए हीटर एक तरीके का, जहां पे हम इसको डिप करते हैं और उससे क्या होगा, आपका पानी गर्म होता रहता है। लाइक आयरन, आयरन भी क्या है हमारा, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का एग्जांपल है। उसके बाद देखो ये क्रीमेटर मशीन जो होती है, जहां पर ये दाह संस्कार के लिए हम लोग यूज करते हैं, ये भी क्या है, इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट बॉडी पे हम लोग नहीं करंट लगा देते हैं ना, डायरेक्ट करंट बॉडी से पास नहीं करवाते, ये भी क्या है हमारा इनडायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक हीटिंग का मेथड है ना। समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। तो ये रहा हमारा प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या होना चाहिए, हीट प्रॉपर्टी यूज फॉर हीटिंग एलिमेंट। एक हीटिंग एलिमेंट के लिए बेहतर प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बहुत जल्दी से मेल्ट नहीं हो जाए, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन और नॉन कोरोसिव होना चाहिए, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए और इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं मटेरियल के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट, ये मटेरियल कई बार आपसे पूछा जाता है, बहुत अच्छे से याद रखना। पहला है नाइक्रोम। क्या बोलेंगे, नाइक्रोम। पहला सबसे बेस्ट भी होता है ये एक्चुअल में। तो हीटिंग जो मटेरियल है हीटिंग एलिमेंट के लिए, उसमें सबसे फेमस कौन है, नाइक्रोम। नाइक्रोम का जो Na है उसको बोलते हैं निकल, और बचा हुआ क्रोम का है हमारा क्रोमियम, है ना, गूगल क्रोम नहीं है, क्रोमियम है। ठीक है, तो देखिए, तो पहले कौन है, निकल है, तो इसका 80% निकल रहता है, 20% क्रोमियम रहता है। आई बात समझ में। ठीक है, विदेशी कंपनी है गूगल क्रोम, इसलिए हमने उसका स्टेक थोड़ा सा कम रखा है, ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या होता है, 1150 सेंटीग्रेड होता है, 1150 सेंटीग्रेड होता है। दूसरा होता है यूरेका। ये आपने मेजरमेंट में भी सुना होगा या मटेरियल साइंस में भी सुना होगा, इसको हम कांस्टेंट टन भी बोलते हैं। इसका सबसे लीस्ट टेम्परेचर होता है, वायर के फॉर्म में अगर ये करें तो 400 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखना इसमें यूरेका में दो मटेरियल से बना होता है, कॉपर और निकल, Cn। कोड नेम याद रखना Cn, क्योंकि बार बार यूज होगा ये Cn है ना, कॉपर और निकल। तो कॉपर 55% और निकल 45%। इसके एपोरेटिंग टेम्परेचर वायर के फॉर्म में कितना हो जाएगा, 400 सेंटीग्रेड, और रेजिस्टेंस के फॉर्मेट में ये हो जाएगा 600 सेंटीग्रेड के फॉर्म में। तीसरा है कंथल। क्या है, कंथल। इसको ई सिगरेट्स वगैरह में भी यूज करते हैं, स्पेलिंग चेक कर लेना, है ना। तो ई सिगरेट को बनाने के लिए इस मटेरियल का यूज होता है कंथाल, कंथल भी बोलते हैं इसको, कंथल वैसे तो, है ना। कंथल में कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं, इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्मेट है कीचड़, है ना। कीचड़, सिगरेट कीचड़ के बराबर ही होती है ना, पीते हो तो नहीं होती है, नहीं पीते हो तो कीचड़ के बराबर होती है ना। तो देखिए कंथल को शॉर्ट फॉर्म में कीचड़ से नाम याद रखना, K फॉर कंथल, I फॉर आयरन, CH का क्या हो जाएगा क्रोमियम, और AD का एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, I का आयरन, CH का क्रोमियम और AD का एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इसमें आयरन क्या होगा, 60 to 70% रहेगा, क्रोमियम 20 से 25% रहेगा। ठीक है, और ऑपरेटिंग टेम्परेचर 1200 सेंटीग्रेड के आसपास रहेगा। ठीक है, और एल्यूमिनियम 5% रहेगा। तो इन तीनों में से सबसे लीस्ट टेम्परेचर हमारा किसका, यूरेका का। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। ठीक है, तो नाइक्रोम, यूरेका और कंथल। ठीक है, ध्यान रखना। जिसमें आपका निकल तो यूज होगा ही होगा, निकल तो आपका यूज होगा, सिर्फ इसमें ही निकल यूज नहीं हो रहा है ना, निकल बाकी ऊपर के दो में निकल यूज हो रहा है, एक में 80%, एक में 45% है, एक में इसमें कॉपर ज्यादा है। ठीक है, चलिए उसके बाद दो और स्पेशल हमारे मटेरियल होते हैं हीटिंग के लिए, तो बहुत पॉपुलर तो नहीं है, बट ये दूसरे अलग तरीके के कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए हीटिंग के लिए काम आते हैं। जैसे अगर हमें कॉइल हीटिंग करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सिल्वर, जर्मन सिल्वर, जिसके अंदर सिल्वर 0% होता है, सिल्वर 0% होता है ना। नाम लग रहा है सिल्वर सर, बट सिल्वर ही 0% है। ठीक है, तो जर्मन सिल्वर देखिए, जो चमकते हुए चांदी के बने हुए नहीं रहते, बट चमकते हुए जो बर्तन वगैरह मिलते हैं बर्तन बाजार में, बहुत शाइनी रहते हैं, ऐसा लगता है चांदी के बने हुए, बट चांदी के नहीं रहते, वो सारे के सारे जर्मन सिल्वर के बने हुए
ऑर्नामेंट, मतलब ऑर्नामेंट हो जाए या बर्तन हो जाए, जितने भी एकदम बेहतरीन दिखने वाले, जैसा कि चांदी जैसा प्रतीत हो बट चांदी नहीं हो, है ना। इसमें क्या क्या यूज होते हैं। और दूसरा है हमारा शीथ, यूज्ड एज अ शीथ मटेरियल फॉर हीटिंग के लिए ब्रास यूज होता है, जिसको पीतल बोलते हैं। तो इन दोनों में देखना, इन दोनों में क्या होगा, सीजेड तो यूज हो गई होगा। दोनों में क्या है, सीजेड दोनों में है, मतलब कॉपर और जिंक दोनों है। इसमें 66% है और 34% है। इसमें 60 और बचा हुआ एक और आ जाएगा निकल, जिसमें 20 और 20 डिवाइड हो जाएगा। तो 60 इसका, 40 को 20-20 में डिवाइड करते हैं, 20 इसका 20 इसका। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना कि ब्रास में ये होता है और जर्मन सिल्वर में ये होता है, कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज यहाँ ध्यान रखना कि इसमें जर्मन सिल्वर में 0% सिल्वर होता है, ठीक है, सिल्वर तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये रहे हमारे मटेरियल फॉर हीटिंग एलिमेंट और ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखें तो आर्क हीटिंग। आर्क हीटिंग अगेन दो कैटेगरी में हमने बांटी है ना। अभी तक हमने पूरा का पूरा रेजिस्टेंस हीटिंग देख लिया, प्रॉपर्टीज देख ली, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों समझ गए, प्रॉपर्टीज देख ली और किस मटेरियल का बना रहता है वो सारे मटेरियल देख लिए। अब देखते हैं सेकंड फेज में हमारे आर्क हीटिंग। आर्क हीटिंग में डायरेक्ट आर्क हीटिंग और इनडायरेक्ट। आर्क का मतलब ऑलरेडी आपको पता है भाई, आर्क हमने बहुत सारी जगह पढ़ा है। कहां कहां पढ़ा है, सर्किट ब्रेकर में देखो आर्क बनता है कि नहीं, आर्क क्वेंचिंग करते हैं, मतलब दो इलेक्ट्रोड रहते हैं, इनके बीच में एक आर्क प्रोड्यूस होता है, आर्क। और इस आर्क की हीटिंग की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ गर्म करेंगे। तो अगर डायरेक्टली अगर हमने आर्क को, दोनों इलेक्ट्रोड को आर्क प्रोवाइड करके डायरेक्ट हमने मेटल के बीच में लगा दिया, तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट आर्क हीटिंग, ठीक है। तो ये एग्जांपल है पूरा का पूरा एकदम, ये पूरा फैब्रिकेट रिफ्रैक्टिव फैक्ट्रीज वगैरह लगा के, ईंट की बना के, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से पूरा एक फर्नेस तैयार होता है। उसमें दो इलेक्ट्रोड रखे जाते हैं, देखो इलेक्ट्रोड है और ये यहाँ से आर्क प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ से आर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और ये जितना भी है ये सब मटेरियल है, मोल्टन चार्जेस है ना, ये मोल्टन चार्जेस इसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये आर्क बन रही, तो यहाँ से ये है डायरेक्ट आर्क हीटिंग। इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर 1800 से 3200 डिग्री तक होता है, 1800 से 3200 डिग्री तक होता है, ये ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है। अच्छा, इसमें सिंगल फेस अप्लाई, सिंगल फेस थ्री फेस दोनों हो सकती है। ऑपरेटिंग वोल्टेज 400 से 800 वोल्ट एंड वेरी हाई करंट, बहुत हाई करंट पे काम होता है, क्योंकि आर्क तो हाई करंट पे ही आएगा ना। चलिए, और इस देखिए जितना ज्यादा वोल्टेज है तो क्या होता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन इसको स्टेबलाइज करने के लिए हम चोक कॉइल का भी यूज करते हैं। चलिए वन बाय वन सारी चीज लिखिए। हाई हीट इज प्रोड्यूस, इसमें बहुत हीट हाई प्रोड्यूस होगी। ये कहां यूज करते हैं, स्पेशली स्टील प्रोडक्शन है ना, फॉर मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग, रिसाइकलिंग स्क्रैप स्टील एंड प्रोड्यूसिंग हाई ग्रेड अलॉय स्टील। स्टील इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है ये हमारा डायरेक्ट आर्क मेथड, ठीक है। यूज्ड फॉर हीट फेरियस मटेरियल, फेरस मटेरियल मतलब जिसमें आयरन का पार्ट हो, तो फेरस मटेरियल को हीट करने के लिए हम यूज करते हैं। दूसरा है कोटिंग ऑफ रिफ्रैक्टरी मटेरियल, मतलब इसका मतलब हम चाहते हैं कि भाई हीट बाहर कहीं से भी नहीं आए, कहीं से भी बाहर हीट नहीं आए, हीट पूरा का पूरा अंदर रहे। याद है आपने ये देखा होगा कि जो ईंट के भट्टे होते हैं, ईंट के भट्टे कैसे होता है, ईंट को गर्म करना होता है तो उस तरीके से पूरा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और बीच में फिर अंदर की साइड में आग लगाते हैं, सारी ईंटें पकती है। तो वो शील्डिंग इस तरीके से करते हैं कि मैक्सिमम हीट अंदर रहे, बाहर नहीं आए। तो ज्यादा से ज्यादा हीट अंदर ही रहे, बाहर नहीं आ पाए, है ना। तो इसके लिए हम लोग किसकी कोटिंग करते हैं, रिफ्रैक्टिव मटेरियल की कोटिंग करते हैं, ठीक है। चोक इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। अच्छा, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या यूज होता है यहाँ पे, ये होता है ऑप्टिकल पायरोमीटर है ना, पायरोमीटर भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग। अब सॉरी डायरेक्ट आर्क, अब इनडायरेक्ट। अब देखिए ऐसे कुछ मेटल्स हैं जो कि डायरेक्ट हीटिंग नहीं कर सकते हम लोग, है ना। डायरेक्ट, उनको डायरेक्ट अगर हीट किया तो बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे। तो ऐसे मटेरियल जो हमारे नॉन फेरस मटेरियल है, उनको हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग से करते हैं। मतलब आर्क अपने आप में प्रोड्यूस हो जाएगा और उससे जो हीट निकलेगी उससे क्या होगा, ये चीज गर्म रहेगी, ये चार्ज है ना, इससे जो हीट निकलेगी उससे गर्म होगा। तो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट है, ठीक है। तो लेसर टेम्परेचर पे जो हो जाते हैं हीट, उनको यूज करते हैं, जैसे कॉपर, आपका एल्यूमिनियम, ये क्या है भाई, इनको हम अगर बहुत ज्यादा हीट दे देंगे तो एकदम से पिघल जाएंगे। हमें हल्का सा ही करना है। मान लीजिए 2 कॉपर के वायर को अगर हमें ज्वाइन करना है तो थोड़ी सी हीट प्रोवाइड कराना है हमें, ज्यादा नहीं, ज्यादा होगा तो एकदम पिघल जाएगा, है ना। तो यहां पर देखिए मेल्टिंग पॉइंट कितना, 1080 सेंटीग्रेड इसका होता है कॉपर का, एल्यूमिनियम का होता है 660 सेंटीग्रेड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनडायरेक्ट आर्क मेथड किसके लिए यूज होते हैं, नॉन फेरस मटेरियल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। लेसर टेम्परेचर पे यूज होता है। और डायरेक्ट आर्क के लिए कहां ये स्टील इंडस्ट्री में यूज होता है, जहां पे फेरस मटेरियल को हमें यूज करना है पिघलाने के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आर्क हीटिंग के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। अब हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग में क्या होगा,
जनरली देखिए ट्रांसफार्मर में हम पढ़ते हैं तो जो एडी करंट है हमारा वो क्या होता है, एज अ लॉस होता है। एडी करंट हीटिंग होती है, इस वजह से एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए हम लेमिनेशंस वगैरह लगाते हैं। बट यहां पर हमें क्या है, हीट तो प्रोड्यूस करना है, तो लेमिनेशन हटा दे और उस हीट को अगर यूटिलाइज कर लें तो काम हो जाएगा। तो वही काम हम यहां पे करते हैं। और हमें पता है कि एडी करंट को अगर हमें बढ़ाना है तो फ्रीक्वेंसी क्या करना पड़ेगा, हाई करना पड़ेगा। एडी करंट को एडी करंट हीटिंग बढ़ानी है तो फ्रीक्वेंसी को हाई करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो हमारा एडी करंट ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए तो इंडक्शन हीटिंग, इसमें आता है सबसे पहले इंडक्शन हीटिंग, है ना। हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग में हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग में किसका यूज करेंगे हम, एडी करंट हीटिंग का यूज करेंगे। तो इंडक्शन में क्या होगा, देखिए इंडक्शन मेथड में जैसे ट्रांसफार्मर में होता है ना, अल्टरनेटिव करंट हमने प्रोवाइड करवा दिया, कॉइल दे दी और उससे क्या हो रहा है, एडी करंट। देखिए ये है ना, ये जो कोर है हमारा, ये इससे मैं आपको समझाऊंगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, सपोज करिए ये देखो, ये मैंने एसी प्रोवाइड कर दिया, एसी से यहाँ पे क्या हुआ, फ्लक्स गया, फ्लक्स जाने के बाद यहाँ पे कोर में क्या होगा, सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा, सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा। बट चूंकि ये 50 हर्ट्ज पे था हमारा ट्रांसफार्मर, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं होता, इस वजह से लेमिनेशन करके हम लोग अवॉइड कर देते थे। बट यहाँ पे दो चीजें हो रही है, एक तो लेमिनेशन भी नहीं लगा रहे हम लोग क्योंकि हमें जरूरत है एडी करंट की, और दूसरा कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा दे रहे हैं, फ्रीक्वेंसी हम किलो हर्ट्ज पे ले जा रहे हैं, तो एडी करंट बहुत ज्यादा होगा। उस एडी करंट की वजह से क्या होगा, हीटअप होगा, उससे क्या होगा, हमारा हीटअप होगा। तो उस हीटिंग की एनर्जी को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये हमारा प्रिंसिपल है इंडक्शन हीटिंग में बेसिकली, है ना। तो देखो ये एडी करंट जा रहा है, एडी करंट, तो इसकी जो हीट निकलेगी, करंट गया एडी करंट में, देखो ये हमारा क्या हुआ, एडी करंट से क्या हुआ, करंट प्रोड्यूस हुआ, करंट आई स्क्वायर आर, और आई स्क्वायर आर बढ़ेगा तो हीटिंग बढ़ेगी, हीटिंग बढ़ेगी तो इसको हम लोग हीट करने के लिए यूज कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो इसके इंडक्शन टाइप के जो हीटिंग है, इसके 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट कोर टाइप, दूसरा है इनडायरेक्ट कोर टाइप, और तीसरा है हमारा कोरलेस टाइप, है ना। तो चलिए अब हाई फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडक्शन हीटिंग, है ना। वैसे हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग में इंडक्शन और डाइलेक्ट्रिक दो होती है ना। तो इसमें पहला हम इंडक्शन पढ़ रहे हैं, देखिए डायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन हीटिंग। अब इसमें देखिएगा, सप्लाई दे दी हमने इधर से, एसी सिंगल फेज 50 हर्ट्ज की सप्लाई दे दी, है ना। हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा भी सकते हैं, बट ये अभी हम लोगों ने नॉर्मल एक केस देखा है। तो यहां से हम लोगों ने क्या किया, जो सेकेंडरी है तो सेकेंडरी में वाइंडिंग नहीं रखी हमने, सेकेंडरी में वाइंडिंग की बजाय हमने क्या कर दिया, वाइंडिंग की बजाय हमने ऐसे क्रूसिबल्स बना दी, है ना, क्रूसिबल्स। और ये जैसे ये अभी आपको 2D में दिख रहा है, ये तीनों साइड है, तीनों साइड में क्रूसिबल्स रख दिए, एक तरह के बाउल शेप रख दिए हमने, क्रूसिबल्स तरीके से बाउल शेप रख दिए। सपोज करो ये लिम्ब है आपका, ये है ना लिम्ब, और लिम्ब के इस तीनों साइड में, मतलब चारों साइड में क्या है, क्रूसिबल्स बाउल शेप के रख दिए, और उन बाउल्स के अंदर क्या कर दिया हमने, मेटेलिक चार्जेस रख दिए जिसको हमें गर्म करना है। तो ये क्या है, शॉर्ट सर्क्यूटेड है, बहुत पास में रखे, तो ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्क्यूट, ये क्रूसिबल्स क्या हो गए, शॉर्ट सर्क्यूटेड। तो एक तरीके का ये वाइंडिंग जैसा यूज हो रहा है, बट ये वाइंडिंग कैसी, थिक वाइंडिंग है, थिक वाइंडिंग और शॉर्ट सर्क्यूटेड है, और ये क्या है, शॉर्ट सर्क्यूटेड है। तो ये ऐसा हो गया स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर जैसा कि हमने एंड रिंग से क्या कर दिए, शॉर्ट सर्क्यूटेड कर दिए। तो सिंपली अब क्या होगा, जैसे आपने करंट फ्लो कराया, जहां से करंट फ्लो करेगा फ्लक्स सेटअप होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा, और इंड्यूस ईएमएफ की वजह से क्योंकि ये शॉर्ट सर्क्यूटेड है तो आपका हेवी करंट फ्लो करेगा, तो आई स्क्वायर आर लॉस होगा, और हेवी लॉसेस होंगे क्योंकि हम अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो और ज्यादा लॉस होंगे, और लॉस हुए तो इसका मतलब क्या है, यहां पे हीट प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस हुआ तो ये क्रूसिबल के अंदर जो रखा हुआ है वो मेल्टलिक चार्ज क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। बट यहां पर क्या है, ये प्रिंसिपल बहुत ज्यादा तक काम नहीं किया क्योंकि इसमें पिंच इफेक्ट आता है। पिंच इफेक्ट क्या होता है अभी आपको समझाता हूं, है ना। तो चलिए ये शॉर्ट सर्किट करने से क्या हुआ हमें, कि हमें लो पावर फैक्टर मिला। एक तो पावर फैक्टर हमारा बहुत रिड्यूस हो गया, है ना। जब भी कभी देखिए शॉर्ट सर्किट होता है ना, चाहे हम अल्टरनेटर का शॉर्ट सर्किट करें या फिर हमारा ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट करें, तो हमारा पावर फैक्टर काफी पुअर रहता है। Because of high current, electromagnetic forces are set up in the molten metal that result in pinch effect. देखिए क्या हुआ कि यहां पर हाई करंट होने की वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस है वो बहुत ज्यादा डेवलप होंगे। तो जो आपका मोल्टन मेटल है, ये जो मोल्टन मेटल है, इसमें क्या होंगे, क्रैक्स आने लगेंगे, क्रैक्स आ जाएंगे हमारे मटेरियल के अंदर। इसकी वजह से ये जो हमारा डिफेक्ट हो गया, हमारा जो मेटल में जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो डिफेक्ट हो गया। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं पिंच इफेक्ट। ये किसकी वजह से हुआ, पिंच इफेक्ट की वजह से हुआ। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको अवॉइड करने के लिए एक हमने एजेक्स
वर्टिकल कोर फर्नेस यूज किया, फर्नेस का डिजाइन चेंज कर दिया। अभी भी ये डायरेक्ट कोर हीटिंग ही है बट डिजाइन चेंज कर दिया। डिजाइन में हमने क्या किया, इस बार वर्टिकली रखा। वर्टिकली अब देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग एक दूसरे के ऊपर रख दिया हमने। ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है ना, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, और इसके बीच में चार्जेस हमने भर दिए, सब चार्जेस इसके बीच में भर दिए हैं, है ना। और ये है रिफ्रैक्टिव लाइनिंग, ताकि हमारा हीटिंग अंदर के अंदर ही रहे, है ना। ये देखो चार्जेस, ये हमने चार्जेस यहाँ पे भर दिए। ये सेंट्रल कोर है, स्टेप्ड कोर यूज करते हैं। तो एक के ऊपर एक हम लोगों ने प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग रख दी, उसके आसपास क्या कर दिया हमने, मेटेलिक चार्जेस रख दिया। अब क्या होगा, अब यहां पर ये जो हमारा पिंच इफेक्ट है ना, ये नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे हमारा डायरेक्ट हो रहा था। और यहां पर पावर फैक्टर भी क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। पावर फैक्टर भी क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा अप टू 0.85। नो पिंच इफेक्ट, वर्टिकली प्लेस कर देंगे इसको, ठीक है। तो आपको इतना बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है कि वर्किंग क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब देखना नहीं है। आपको सिंपल ये याद रखना है कि सर डायरेक्ट कोर इंडक्शन हीटिंग में एक तो क्रूसिबल रख के हम लोग शॉर्ट सर्किट करा के हीटिंग करके कर देंगे, जिसमें पिंच इफेक्ट आएगा। उसको नलीफाई करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एजेक्स वॉट वर्टिकल कोर फर्नेस यूज करते हैं, जिसमें हमारा जो इधर डिसएडवांटेज थे वो हमारे यहाँ पे एडवांटेज में बदल जाएंगे। बस इतना ध्यान रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये रहा हमारा डायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन हीटिंग। अब देख लेते हैं हम लोग एक और हमारा कौन सा है, थर्ड वाला, सेकंड वाला, इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, देखो इन दोनों मेथड में हमने क्या किया, डायरेक्ट हमने क्रूसिबल के अंदर ही क्या कर दिया, हमारा मेटेलिक चार्ज कर दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग को एक चैम्बर बनाया। सेकेंडरी वाइंडिंग को हमने एक चैम्बर नुमा स्ट्रक्चर बनाया, उसके अंदर फिर हमने क्या करा, मेटल चार्जर रखे, मतलब हमारे जो चार्जेस है उसके अंदर रखे। तो कंसिस्ट ऑफ मेटल कंटेनर दैट, सेकेंडरी वाइंडिंग कंसिस्ट ऑफ मेटल कंटेनर दैट फॉर्म वॉल ऑफ द फर्नेस। एक तरह का स्मॉल चेंबर या स्मॉल फर्नेस बनाया, उसके अंदर मेटल को रखा। तो ये कहलाया हमारा इनडायरेक्ट कोर इंडक्शन हीटिंग, ठीक है। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट पता होना चाहिए क्या करा है हमने इसमें मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट है हमारा कोरलेस इंडक्शन। कोरलेस मतलब कोर को हटा ही दिया हमने, कोर को बीच में से हटा दिया और सिंपल हमने क्या किया, ये स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे, ये प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग एक दूसरे पे लैपअप कर दिया हमने, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। प्राइमरी और सेकेंडरी हम लोगों ने कर दिया और बीच में क्या कर देंगे, इसमें बीच में हम लोग मटेरियल रख देंगे। कोर को हटा दिया हमने, डायरेक्टली मटेरियल को रख देंगे, तो इसको बोलते हैं कोरलेस इंडक्शन फर्नेस, ठीक है। तो यहां पर यूज्ड फॉर अ मेल्ट मेटल, मेटल को मेल्ट करने के लिए यूज करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ कार्बन फ्री फेरस अलॉय। देखिए नॉर्मली हम लोग फेरस अलॉय को अगर हम लोग हीटअप करते हैं तो कार्बन भी आ जाता है साथ में, बट हमें ऐसा कुछ चाहिए, फेरस अलॉय ऐसा चाहिए जिसमें कार्बन नहीं हो, कार्बन फ्री हो, तो उसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं कोरलेस इंडक्शन हीटिंग, ठीक है। चलो ये रहा हमारा तीनों इंडक्शन हीटिंग के टाइप। अब चलते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक हीटिंग पे हमारी, है ना। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग जस्ट लाइक केबल, याद है अंडरग्राउंड केबल में मैंने बोला था डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है। अंडरग्राउंड में केबल में क्या हो रहा था, अंडरग्राउंड केबल में डाइलेक्ट्रिक लॉस हो रहा था, कहां हो रहा था, जो भी हमारे इंसुलेशन था उसके अंदर। तो वही कॉन्सेप्ट वहां पर जो हीट हमारे लिए अंडरग्राउंड केबल में जो डाइलेक्ट्रिक हीट हमारे लिए डिसएडवांटेजेस थी, यहां पे वही हीट से हम चीजों को गर्म करेंगे उसी प्रिंसिपल से। तो डाइलेक्ट्रिक हीट में बहुत सिंपल है कि दो हमने मेटेलिक प्लेट लगा दी, दो मेटेलिक प्लेट लगा दी, ये नीचे की साइड में मेटेलिक प्लेट, और इसके बीच में हमने चार्जेस रख दिया और इन दोनों के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक सप्लाई, एसी सप्लाई लगा दी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पर क्या होगा, ये जो बीच में रखा हुआ डाइलेक्ट्रिक है ये आपका गर्म होगा, है ना। और इसके लिए मैंने ऑलरेडी हम अंडरग्राउंड केबल में डेरिवेशंस वगैरह देख चुके हैं। तो डाइलेक्ट्रिक लॉस का जो फॉर्मूला है v² ओमेगा c tan डेल, ये डेल हमारा टेंजेंट एंगल है ना, लॉस टेंजेंट एंगल। ये फेजर डायग्राम भी वहां पे क्लियर करवाया था मैंने, दोनों पैरेलल में लगते हैं। ये फेजर डायग्राम हमने बनाया था बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो यहां पर आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जो डाइलेक्ट्रिक लॉस है वो वोल्टेज के स्क्वायर टाइम्स और फ्रीक्वेंसी के भी प्रोपोर्शनल है। मतलब हम जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, उतना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक लॉस होते जाएगा, उतना ज्यादा हीटिंग प्रोड्यूस होगा और उतना अच्छा हमारा चीजें गर्म होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि एक मात्र ऐसा हीटिंग है जिसमें हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल को हीट कर रहे हैं। अभी तक हमारे जितने भी थे मेटल वगैरह इन सबको हीट करते थे, बट पहला ऐसा है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग जो हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल को हीट करने या मोल्ड करने के लिए काम आता है। अब आप घर में उठा के देखो, एक एक चीज जो प्लास्टिक से बनी हुई है या इंसुलेटिंग मटेरियल से बनी हुई, चाहे बुक्स हो जाए, है ना, बुक बाइंडिंग वगैरह में भी यूज करते हैं हम लोग। जितने भी प्लास्टिक के जितने भी सामान है, हार्ड प्लास्टिक हो, सॉफ्ट प्लास्टिक हो, आप देखो बहुत ज्यादा आपको प्लास्टिक देखने को मिलेगा आपके घरों में, वो सब इंसुलेटिंग मटेरियल, उसकी जो हीटिंग करने के प्रोसेस में सारा का सारा क्या यूज होता है, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग मेथड ही यूज होता है, ठीक है।
देखिए, तो यूज टू हीट इंसुलेटिंग मटेरियल एक लोता ऐसा मेथड है जहां पे हम लोग यूज करते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल को हीट करने। यूनिफॉर्म हीटिंग, ऐसा नहीं होगा एक शीट हमने हीट करी थी, एक कोने से बच गया, इधर से ज्यादा गर्म हो गया, नहीं, पूरा प्योर बनता है, सारा पूरा यूनिफॉर्म हीटिंग होता है, ठीक है। और ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या रहता है, 20 किलो वोल्ट रहता है इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज, और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज इसकी क्या रहती है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रहती है। और इसके अंदर ऑब्वियसली आपको सबको पता होगा डिस्प्लेसमेंट करंट, इंसुलेशन में जो भी करंट जाता है वो कौन सा होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। ये इसके एप्लीकेशन है। प्लाईवुड इंडस्ट्री, सैंडकोर प्लास्टिक, प्लास्टिक इंडस्ट्री, टोबैको इंडस्ट्री, बेकरीज, इलेक्ट्रॉनिक स्विंग, डिहाइड्रेशन ऑफ फूड, इलेक्ट्रोमेडिकल एप्लीकेशन, मेडिकल एप्लीकेशन भी बहुत है ये, है ना। कई बार हमें बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं उसको, क्या प्रोवाइड करते हैं, फिजियोथेरेपी वगैरह जो होती है ना आपके फिजियोथेरेपी सेंटर्स, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक हीटिंग बहुत सारी जगह पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद बुक बाइंडिंग, मेडिकल ट्रीटमेंट, मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग कंपनी जितनी भी होती है वहां पे हम लोग इन सब इसको ही यूज करते हैं, हमारी डाइलेक्ट्रिक हीटिंग को ही यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा इंफ्रारेड हीटिंग। इंफ्रारेड हीटिंग का मतलब क्या है कि एक तरीका, आपको एक एग्जांपल दूं तो जैसे हमारे बल्ब है ना, बल्ब है, तो किसी से हम लोग हीट कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, एक बल्ब ले रहे हैं और बल्ब की हेल्प से किसी को हम हीट कर रहे हैं, तो वो क्या है हमारा इंफ्रारेड रेडिएशन। जैसे हमारे बेक समोसे गर्म होते थे ना अर्ली डेज में, जब माइक्रोवेव नहीं होता था, बल्ब लगा देते थे, बल्ब से जो हीट निकलती थी उससे गर्म हो जाता था, है ना। तो यहां पर कभी कभी आपको दीवारें पेंट करना है और उसको जल्दी सुखाना है, तो हम क्या करेंगे, एक लाइट है, लाइट के ये लाइट है, इससे जो हीट निकलेगी, ये जो हीट निकलेगी, इस हीट से हम क्या करेंगे, उस वॉल को सुखा देंगे। जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भी ऑब्जेक्ट, हीटिंग ऑब्जेक्ट रखोगे वो कितनी दूरी पे होना चाहिए तो इसका बेस्ट आउटपुट आएगा, रिजल्ट आएगा, तो 25 से 30 सेंटीमीटर दूर रखोगे तो इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये कौन सी मेथड पे काम करता है, रेडिएशन मेथड पे काम करता है, ठीक है। एप्लीकेशन का पेंट ड्राइंग या फिर क्यूरिंग, जॉइंट पेन की हमको अगर ट्रीटमेंट करवाना है तो ये कई बार ये मेथड यूज करते हैं, इंफ्रारेड हीटिंग। प्लास्टिक हीटिंग एंड फॉर्मिंग, एडेसिव डाइंग, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, लेमिनेशन बेंडिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, टेक्सटाइल प्रोडक्शन, ये सारी के सारी इंडस्ट्रीज है जहां पे इंफ्रारेड हीटर्स यूज करते हैं। जैसे हमारा रूम हीटर है कि नहीं, रूम हीटर भी एक तरह का क्या है, इंफ्रारेड हीटर पे ही काम करता है ना, इंफ्रारेड ट्यूब हीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा लास्ट, हमारा माइक्रोवन ओवन, अवन, इसको क्या बोलते हैं, अवन बोलते हैं, ठीक है, माइक्रोवेव अवन। देखिए पिज्जा आया, कुकीज आया, ये सब अंदर की साइड में गर्म कर सकते हैं। एक चीज ध्यान दी होगी, इसको टेक्निकल पढ़ने से पहले आप देखिए, जिसने भी यूज किया है, मैंने तो बहुत ज्यादा यूज नहीं किया, 2-3 बार ही यूज किया है। इसमें क्या होता है कि वाटर के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिस भी चीज में वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, छोटे छोटे भी होंगे, उनको बहुत रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे ले जाके क्या करेगा, इसको गर्म कर देगा, बहुत जल्दी गर्म कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कैपेसिटी होती है कि जो भी इंसुलेशन, आप देखो प्लास्टिक का बाउल रखोगे, उसके अंदर खाना रखोगे, तो प्लास्टिक का बाउल गर्म नहीं होगा, बट कौन गर्म हो जाएगा, खाना गर्म हो जाएगा, ठीक है, ठीक बात है। आप कुछ भी चीज रखोगे तो इसमें लोहे का कुछ नहीं रख सकते आप, लोहे का, क्योंकि लोहे को नहीं करेगा वो प्लास्टिक में। तो इसमें क्या कैपेसिटी होती है, माइक्रोवेव प्रोड्यूस, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस होता है, किस कौन प्रोड्यूस करता है, मैग्नेट्रॉन। क्या यूज होता है, मैग्नेट्रॉन, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 2.45 हर्ट्ज होती है, यूज्ड इन इंसुलेटिंग मटेरियल एज अ बाउल। जो सा हमारा जो बाउल है उसमें इंसुलेटिंग मटेरियल का बना होता है, उसमें आप चीजों को रखोगे, इसमें रखोगे, 2 गोल गोल घूमेगा, टाइमर लगाओगे, आपका बाहर निकालोगे तो इंस्टेंटली गर्म हो जाएगा, कुछ सेकंड्स में, चंद सेकंड में ही गर्म हो जाएगा और एकदम बेहतरीन तरीके से गर्म होगा। कई बार हम जलेबियां वगैरह गर्म करते हैं बट उसका वो टेस्ट बदल जाता है। पिज्जा आप आराम से बहुत अच्छे से गर्म कर सकते हो। मतलब एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि वो मटेरियल आप रखोगे जिसके अंदर हल्का सा भी, बहुत छोटे से छोटा भी वाटर मॉलिक्यूल्स का पार्टिकल है, वो बहुत जल्दी हीटअप हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको सिर्फ टेक्निकल आपके जेई लेवल के हिसाब से ये यूज करना, बाकी तो आप घर पे ला के फिर जब जॉब वॉब लग जाए, जब बढ़िया तरीके से माइक्रोवेव लेके आना और यूज कर लेना। और नहीं भी लाना हो तो किसी शोरूम पे चले जाओ, दिखा देगा वो करके, है ना, डेमो करके दिखाई देगा। चलिए, तो ये सारे के सारे हीटिंग एलिमेंट खत्म होते हैं। सो एट दिस नोट आपका पूरा इलेक्ट्रिक हीटिंग वाला टॉपिक खत्म होता है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन लगा लेना, मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए मैं कुछ क्वेश्चन लगवा दूंगा, आप आराम से जितने भी अवेलेबल मार्केट में क्वेश्चन है सब लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।